हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हमने एक और पार्ट बनाया था इस लेक्चर का। अगर किसी ने वो देखा ही नहीं तो उसको एक्सेस करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। इस लेक्चर का कंटेंट क्या होगा? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कोलंबस लॉ। कोलंबस लॉ में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कोलंबस लॉ, डेफिनेशन, यूनिट्स ऑफ कोलंबस लॉ, डायमेंशंस क्या होते हैं कोलंबस लॉ के, और वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है कोलंबस लॉ। ये सब जानने के बाद हम इफेक्ट ऑफ मीडियम जानेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की बात करेंगे, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं और उनका कंपैरिजन क्या होता है। इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। कोलंबस लॉ, हिस्ट्री देखा जाएगा कोलंबस लॉ का, तो कोलंबस लॉ दिया है एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर ने जिसका नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम। उन्होंने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक्सपेरिमेंट में सेंसिटिव टॉर्शन बैलेंस यूज किया ताकि वो दो स्फीयर्स के दरमियान कितना फोर्स क्रिएट हुआ, चार्ज स्फीयर्स के दरमियान कितना फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने टॉर्शन बैलेंस का यूज किया और फिर फाइंड किया, डिस्कवर किया कोलंबस लॉ। ये किसने किया? चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1785 में किया और उन्होंने खुद ग्रेजुएशन किया 1761। अब डेफिनेशन आते हैं कि कोलंबस लॉ होता क्या है। कोलंबस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, पॉइंट चार्जेस कहा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, हम टेम्पररी एज ए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्टेशनरी है, रुके हुए है, ये मतलब इनके दरमियान कोई मोशन नहीं है, रेस्ट में पूरा। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है तो ये सेपरेट है बाय अ डिस्टेंस आर, कोई डिस्टेंस इनके दरमियान जिसकी वजह से एक दूसरे के दूर है। तो अगर हमें बताया जाएगा कि कितना फोर्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे पे, कितना अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स करते हैं क्रिएट, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि उनका चार्ज सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉजिट्रॉन पे क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि उनका चार्ज डिफरेंट है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, एक अट्रैक्टिव, दूसरा रिपल्सिव। दोनों जगहों पे फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, वेरी नहीं करता, बस उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। अट्रैक्टिव में दो जो चार्ज से वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और रिपल्सिव में एक दूसरे को दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहे तो एक दूसरे पे इतना फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम इसको देख सकते हैं एनिमेशन के जरिए। अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम नाम देंगे Q1, दूसरा चार्ज है जिसका नाम देंगे Q2। Q1 और Q2 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है और उनके दरमियान डिस्टेंस R है। अब हमें बताना होगा कि कोलंबस लॉ क्या है इनके दरमियान। तो कोलम ने बताया कि जो फोर्स है इनके दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस चार्जेस है। अगर ये चार्ज मान लो 5 कोलम है एक साइड, दूसरी तरफ है 3 कोलम, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस चार्ज के प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये मल्टीप्लाई होते हैं। मान लो अगर 5 कोलम है, दूसरे साइड 3 कोलम है, तो ये किसके प्रोपोर्शन? 12 कोलम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा उतना जो चार्ज का रेंज है वो दूर होगा, चार्ज के फोर्स का रेंज दूर हो जाएगा। जैसे हम ग्रेविटेशन में देखते हैं, ग्रेविटेशन भी इसी एनालॉजी में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। अगर दो बॉडीज है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है, जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस का। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना नजदीक होंगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है वहां पर मास पे, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे करता है? चार्ज पे।
अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कांस्टेंट जिसको नाम दिया जाएगा k, जिसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अब हमारे पास कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये आया F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमारे पास मान लो फोर्स फाइंड आउट करना है, दो चार्जेस गिवन है, उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ वाला फोर्स है, ज्यादा है कम है, कि सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ द टू स्टेशनरी चार्ज बॉडीज। K का वैल्यू जो है वो खुद है 1/4πε0। K की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं 1/4πε0। अब एप्सिलॉन का क्या काम है यहाँ पर? एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये जो चार्जेस है ये कहाँ पर लाई करता है, उनका स्ट्रेंथ उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर ये वैक्यूम में लाई करता है, वहां पर उनके जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम, और वहां पर कोई चार्ज इनके मीडियम में नहीं है, तो जो फोर्स है वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो यहाँ तक अभी तक जो हम कोलंबस लॉ स्टडी कर रहे हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर, फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में, चाहे ये खुला में है या कोई लैब में हमने वैक्यूम बनाया है, वहां पर ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल है। लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वाटर्स और भी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं। अगर हम दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रॉन्स को वाटर में, किसी मीडियम में, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो तब ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह दूसरा एप्सिलॉन लेते हैं जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। हम देखेंगे जो वैल्यू ऑफ के होता है कहां पर, स्पेस में, वो होता है 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ के है कहां पे, स्पेस में। अगर हम के का वैल्यू ये डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4π से और डिवाइड बाय करेंगे 1 से, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आएगा, वो होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम फैराड पर मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर फैराड कहा जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये वैल्यू हम डालकर हम जो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास दो चार्जेस और डिस्टेंस दिया गया हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अगर हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो वो क्या निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो हमें पता है इसका एसआई यूनिट क्या है, यह है कॉलम स्क्वायर। यहाँ पर इट इज ड्यू टू मिस्टेक, आई रोट इट कॉलम, इट इज अ कॉलम स्क्वायर। यहाँ पर कॉलम स्क्वायर है अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह है एसआई यूनिट ऑफ कॉलम एप्सिलॉन नॉट। इसको पूरा खोल देंगे, हमें पता है कॉलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पियर सेकंड के बराबर। हम फंडामेंटल यूनिट इसमें इसको देखेंगे, एम्पियर सेकंड, ये कॉलम स्क्वायर है, यहाँ पे ये बन गया एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, वो बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी हो गया मास का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन का, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसी इक्वेशन, पर केजी पर मीटर क्यूब एस टाइम्स 4 और एम्पियर का स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा फंडामेंटल यूनिट इसमें एप्सिलॉन नॉट को। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस में, तो केजी को हम लिखते हैं पर केजी, जैसे गिवन है वैसे ही पर केजी लिखेंगे। मीटर को हम एल से लिखते हैं, यानी कि लेंथ के हिसाब से, ये पर क्यूब में आएगा, और सेकंड यानी कि टाइम को हम टी से लिखते हैं, और एम्पियर को ए से। तो यहाँ पर जो पावर से वो सेम रहेंगे। ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आया, वो आया पर केजी पर लेंथ क्यूब टाइम का रेज़ पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, हमें पता फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन, जिसको हम बाद में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, डाइन, और एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर। आप ऐसे याद रख सकते हो, एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन फोर्सेस मौजूद होते हैं। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम यूनिट, और एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट।
अब सीजीएस वैल्यू जो है आयर का वो है 1। जो सीजीएस वैल्यू ऑफ आयर किसका, जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के का, जो हम यूज करते हैं कहां पे, कोलम्बस लॉ में, वो होता है 1। अगर हम सीजीएस में यूज करेंगे, हमारा जो यूनिट से सीजीएस में होंगे, तो हम वहां पर के का वैल्यू 1 लेंगे अगर वो आयर में होगा दो चार्ज बॉडीज। जो कांस्टेंट के है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे या यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि दो चार्ज बॉडीज के दरमियान क्या मीडियम है और उनका यूनिट क्या है। अब हम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के दरमियान रिलेशनशिप, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, और इनका दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है सी है स्पीड ऑफ लाइट, वो इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। हमें सी का वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एप्सिलॉन नॉट का भी गिवन है, हम म्यू नॉट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर म्यू नॉट का गिवन है, सी का पता है, और एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं इजीली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस, अभी तक हम दो पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, अगर हम n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उनका कितना फोर्स होगा, तो जो हम सेपरेटली फोर्स निकालेंगे, मान लो दो चार्जेस 1 2 3 4, हम 1 2 2 3 के दरमियान फोर्स निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, फिर जाके हमारे पास टोटल फोर्स आएगा। वो डिपेंड करता है पोजीशन पे, किस जगह पे होंगे। अगर हम वो एक ही लाइन पे हम 1 2 के दरमियान फोर्स निकालेंगे और 2 3 के दरमियान फोर्स निकालेंगे और 1 3 के दरमियान फोर्स निकालेंगे, उनका सम निकाल के हमारे पास फोर्स आएगा, टोटल फोर्स। तो इसी तरह हमारे पास जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतने हम इस जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 3 डैश F1 Fn के जरिए हम निकाल सकते हैं। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि जितने ज्यादा फोर्सेस होंगे वो सम अप होते हैं। एक लार्ज, मान लो एक सिस्टम है, एक गिलास है, गिलास में 10 फोर्सेस है, तो हम उनको सम अप करके टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या एक कमरे में 1000 फोर्सेस है, हम उन 1000 फोर्सेस के दरमियान फोर्सेस निकालेंगे, उन फोर्सेस का नाम देंगे, उन चार्जेस को नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 100 तक, फिर उनका दरमियान इंटरैक्टिव फोर्सेस निकालेंगे, फिर जाके हम टोटल फोर्स को सम अप करके देखेंगे, वो बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कई जगहों पे नेगेटिव वैल्यू आएगा, कहीं जगहों पॉजिटिव आएगा, कहीं जगहों पे 0 भी आ सकता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। मान लो दो चार्जेस है, ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे या रिपल्सिव फोर्स करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं, परपेंडिकुलर पे एक दूसरे के, चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जी एक्सिस हो। दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। यानी कि अगर एक 5 कॉलम ले रहा है और दूसरी तरफ 3 कॉलम आ रहा है, तो ये बराबरी होता है, ओवरऑल बैलेंस होता है। टोटल फोर्स हमारे पर, टोटल चार्ज कितना आएगा, 8 कॉलम्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव है इन नेचर। मतलब क्या हुआ कि हम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना खुद से कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओवरऑल जो सिस्टम है, मान लो एक गिलास में 10 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं दूसरा गिलास टच करके उसमें 5 न्यूटन डालूंगा तो 5 न्यूटन रहेंगे। ओवरऑल जो दोनों गिलासों का सिस्टम बनेगा उसमें 10 न्यूटन ही फोर्स रहेंगे, ना कुछ खत्म हो जाएगा बीच में, ना कुछ ऐसा होगा कि क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जितना फोर्स रहेगा एक सिस्टम में वो उतना सेम रहेंगे, ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। जैसे हम कंजर्वेटिव मोमेंटम पढ़ते हैं या और भी जितने भी कंजर्वेटिव लॉज है, वहां पर जो सिस्टम में जो क्वांटिटी होती है वो सेम रहनी चाहिए ओवरऑल। जैसे हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, तो कमरे में हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्जेस है और 10 नेगेटिव चार्ज, उनके दरमियान जो फोर्स लगता है वो कंजर्व होगा
अगर मैं मान लो इस कमरे की जगह दूसरे कमरे में इनको शिफ्ट करूं तो फोर्स कम होगा, ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। जो अभी तक हमने कोलम्बस लॉ स्टडी किया है वो कहां पर एप्लीकेबल है, खाली वैक्यूम में। हम मीडियम वाला कोलम्बस लॉ भी स्टडी नहीं किया जो हम मीडियम्स में यूज करते हैं, जहां पर मीडियम स्पेस की जगह दूसरा हो। मीडियम वहां पर स्पेस है, यानी कि वैक्यूम है, वहां पर कोई मीडियम है ही नहीं। अगर हमारे पास मीडियम हो, कोई एयर हो, कोई फ्लूइड हो, कोई मेटल हो, कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से जो कोलम्बस लॉ वो क्या बनेगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर जो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, वो हम स्टडी करेंगे आगे। हाँ, वो ऐसे लिखेंगे हम, F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, यहाँ पर वहां पर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर है मीडियम का। और ये एप्सिलॉन का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एप्सिलॉन आता है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आगे जाके, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करें तो एक मीडियम की वजह से फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो दो चार्जेस है उनके दरमियान जो फोर्स लग रहा है उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज को हम स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, यानी कि वो वाला मीडियम जिसमें डाइपोल्स हो, डिफरेंट ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट करते हो, तो उसमें उनके उस जो दो चार्जेस है उसके दरमियान जो मीडियम है उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पर जो फोर्स है वो कैसे मूव करता है, तो वहां पर जो फोर्स है ऑब्वियसली वो कम लगेगा, क्योंकि जो चार्ज है वो इंटरेक्ट करेगा इस मीडियम के चार्ज के साथ। उसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ K है वो कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी SIC, यानी कि K को यहाँ पर ये बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है, कोई सा मीडियम, चाहे मान लो हमारे पास एयर गिवन है, तो एयर भी एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जहां पर चार्जेस है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ चार्जेस है, तो वो इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। तो वहां पर जो K है, K को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला है वो ऐसे बन जाते हैं जो अभी हमने स्टडी किया, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और K क्या है यहाँ पर, रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है, अभी पहले तो फुल्ली फिल्ड है, अब पार्शियली फिल्ड है, जो R है, R का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। R का वैल्यू हम यूज करेंगे वहां पर R - T, T है थिकनेस, कहां तक है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड, प्लस T स्क्वायर रूट ऑफ K। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जब हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, यानी कि आधा फिल्ड है आधा वैक्यूम है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनते हैं वो बनती है 1/, यानी कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो पॉइंट चार्जेस है, उनमें जो मीडियम है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, आधे में हमारे पास मीडियम मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर जो डिस्टेंस है, 5 मीटर तक मीडियम जो है वो डाई इलेक्ट्रिक है, 5 मीटर जो मीडियम है वो वैक्यूम है। तो वहां पर ये इक्वेशन यूज होगी जहां पर पार्शियली फिल्ड है, यानी कि आधे में डाई इलेक्ट्रिक आधा में वैक्यूम। तो वहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R है डिस्टेंस, T है थिकनेस ऑफ दिस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, प्लस T स्क्वायर रूट ऑफ K, और उसका स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ एड ऑन पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे लैमीज थॉर्म क्या बोलता है। इस थॉर्म के हिसाब से अगर हमारे पास 3 कंकरेंट फोर्सेस होंगे, मान लो हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं, उनके दरमियान F1 फोर्स है, दो और चार्ज बॉडीज दोनों दरमियान F2 है, और तीसरा F3 है जो दो और चार्जेस बॉडीज के दरमियान है। अगर इन
तीन चार्ज बॉडीज को सम करके जो फोर्स निकल रहा है वो निकल रहा है 0, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F3 अपान साइन बीटा, F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। यहाँ पर F2 है तो F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि इसके हिसाब से हम फोर्सेस भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 3 कंकरेंट फोर्सेस है, F1 गिवन है, F2 गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो हम F3 निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने लिखा है F1 साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर F2 डिवाइड बाई साइन बीटा, यहाँ पर चेंज करें, F3 अपान साइन बीटा नहीं है, F2 बाई साइन बीटा है, और तीसरे में F3 बाई साइन गामा है। अब हमें मालूम करना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा दो पॉइंट चार्जेस का। अभी तक जो हम बात करें वहां पर हमने वेक्टर्स का यूज नहीं किया, हम सिंपली जो कैलकुलेशंस करते हैं वहां पर हम विदाउट वेक्टर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एनालिटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं अभी तक। तो हमारे पास अगर दो चार्जेस है, एक का नाम है Q1 तो उसका पोजीशन है R1। मान लो हमने एक एक्स वाई जी एक्सिस ड्रा की, तो Q1 जो चार्ज है उस एक्स वाई जी एक्सिस में उसकी पोजीशन R1 है, Q2 जो चार्ज है उस एक्स वाई जी एक्सिस में उसका पोजीशन R2 है। तो अब हमें बताना होगा कि पोजीशन वेक्टर के हिसाब से इन दोनों के दरमियान कितना चार्ज होगा। तो हमें पता है कि F1 जो फोर्स होगा Q1 से Q2 तक वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इन दो जो पोजीशन है उनका माइनस, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो डिफरेंस होती है दो पोजीशंस के दरमियान। अगर हम एक पॉइंट लेंगे दूसरा पॉइंट लेंगे और उसको हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखेंगे, उन दो पोजीशंस को जब हम सब माइनस करते हैं तो वो निकलता है डिस्टेंस। तो इसी तरह हमारे पास R1 को जब हम माइनस करते हैं R2, उसका जब हम क्यूब लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे R1 माइनस R2, तो हमारे पास निकलेगा ये R1 माइनस R2 यहाँ पर वेक्टर है। तो अब अगर हमें Q2 को Q1 से देखना होगा कि Q2 जो है ये Q1 के हिसाब से कितना होगा। अभी तक हम चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अभी तक हम देखते हैं कि जो चार्ज है Q1 में कितना है Q2 की वजह से, Q2 फोर्स से अप्लाई कर रहा है Q1 पे। अब Q2 पे Q1 की वजह से कितना चार्ज है वो दूसरे पार्ट में। F1 क्या है, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है किस चार्ज की वजह से, Q2 की वजह से। F2 क्या है, Q2 पे कितना चार्ज लग रहा है Q1 की वजह से। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंसेस रिवर्स होगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, Q1 अभी तक चार्ज कहां से आ रहा है, अभी Q1 से, तो इसलिए डिस्टेंस क्या होगी R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1। तो इन दोनों को जैसे ये क्यूब में होगा, ये यहाँ पर जो है ना R1 माइनस R2 का क्यूब, ये है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर्स, यहाँ पर जो है R2 माइनस R1 ये वेक्टर दिया है। अब हम बात करेंगे कि अभी तो ये बात कर रहे हैं हम पोजीशन वेक्टर्स की, तो जहां पर R1 है, R1 का वैल्यू क्या है, x1 i कैप। x1 कितना है अलोंग x एक्सिस, i कैप क्या है पोजीशन वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y1 है पोजीशन अलोंग y, जो y1 यहाँ पर गिवन है वो क्या है, वो है एक्चुअली मैग्नीट्यूड, और j कैप क्या है यहाँ पर डायरेक्शन, z1 क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड अलोंग z एक्सिस, और k कैप क्या है यहाँ पर डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस। इसको बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। R2 जो है यहाँ पर ये क्या है x2 पोजीशन, और i कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, k कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या और एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q1 Q2 इन एक्स वाई जी एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को और अच्छे से समझेंगे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जो चार्जेस है F1 to K, ये यहाँ पर एक Q1 Q2 है, दो बॉडीज है Q1 Q2, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा
वो आर क्यूब के बराबर होगा, और R12 1 से 2 तक क्या होगा इनका पोजीशन वेक्टर। अगर हम उसको R12 इसका वेक्टर होगा, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्यूब की जगह स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बनेगा ये हम देख लेंगे, क्योंकि R12 इज ए यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो आर क्यूब है यहाँ पर क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर मैग्नीट्यूड से वो वेक्टर बनेगा। R12 क्या यहाँ पर वेक्टर है, हमने यूनिट वेक्टर लिया, वेक्टर मैग्नीट्यूड है आर कैंसल हो इसलिए आर स्क्वायर बन गया। अब हम बात करेंगे कि जो फंडामेंटल फोर्सेस है नेचर का, उनका कुछ कंपैरेटिव स्टडीज, कहां पर कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। हमारे पास जैसे फोर्स, मैंने इस टेबल को बनाया जिसमें एक साइड मैंने फोर्स लिया, बीच में नेचर किस टाइप का फोर्स होगा, रेंज कितना दूर तक फोर्स जाएगा, और उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर हम मानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 1 है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मानेंगे स्ट्रेंथ 1 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, खाली अट्रैक्टिव फोर्स, ये किसी को रिपल्सिव नहीं है। दो बॉडीज के दरमियान कितना अट्रैक्टिव फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं। कि हमने कभी देखा नहीं कि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को रिपेल करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये एक्चुअली अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड चाहे ब्लैक होल हो, चाहे सन हो, चाहे स्टार हो, जो भी हमारे पास हेवनली बॉडीज है, उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है वो अट्रैक्टिव ही होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर ही अट्रैक्टिव है। ये फोर्स लॉन्ग रेंज है, बहुत दूर तक जाता है। प्लैनेट्स की बात करो या इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, हर जगह ये फोर्स मौजूद होता है। अगर हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 लेंगे तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने स्टडी किया, खाली इलेक्ट्रिक फोर्स हमने स्टडी किया, भी मैग्नेटिक नहीं किया। ये दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाते, अप टू फ्यू किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये 10⁻37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तुम्हें अभी पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है। अगर हम मान लो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के दरमियान 1 लग रहा है, तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस हिसाब से देखेंगे, वो 10⁻37 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो 10⁻37 1 के बाद 37 जीरो लिखो तो वो कितना बड़ा नंबर बनेगा। इतना पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली न्यूक्लियर फोर्स तो उससे ज्यादा पावरफुल है। सबसे पावरफुल फोर्स जो दुनिया में है वो है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करते हैं। लेकिन इसके एक ही रेंज है, शॉर्ट रेंज है, 10⁻15 मीटर ही इसका रेंज है। इससे इसके आगे जैसे हम 10⁻14 मीटर, 10⁻30 मीटर के बाद न्यूक्लियर फोर्स वर्क नहीं करता, उसका फील्ड उसके बाहर वर्क नहीं करता, उतना ही इसका फील्ड है। और सबसे जो वीक फोर्स है हमारे पास, ये डिकेज करता है। इसका नेचर क्या है, डिकेइंग द, जो हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनको डिके करता है। एक एटम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट, बीटा डिकेज होते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स की। सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। को सबसे वीकेस्ट फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। तो अब यहां से दुनिया जो जितना सारा दुनिया में मटेरियल है, चाहे स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, ह्यूमन हो, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग फ्रॉम लैपटॉप टू हमारे बल्ब्स, हमारे बिल्डिंग, सड़कें, रोड, हर चीज इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से बना है, चलता है। जितने भी चीजें होती हैं इन्हीं 4 फोर्सेस की वजह से होते हैं। और ये 4 फोर्सेस को जानने के लिए इतना इंटरेस्टिंग है कि देखो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें लगता है कि यार ग्रेविटी की वजह से हम जमीन पे धरती पे रुके हुए हैं, लेकिन देखो ये कितना वीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे ऊपर लग जाता है तो हम कितना इसका पावर है, और न्यूक्लियर फोर्स या वीक फोर्स कितना पावरफुल फोर्सेस होते हैं। तभी तो हम न्यूक्लियर बम देखते हैं कि कितना पावरफुल है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे डाला गया था ड्यू टू ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। कुछ एड ऑन पॉइंट्स,
जो कोलम्बस लॉ है वो मूविंग चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मूविंग जब चार्ज होता है वहां पर प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमें वो वाली भी इक्वेशंस एम्पलीफाई करके यूज करना पड़ता है। इसलिए कोलम्बस लॉ खाली स्टैटिक चार्ज पे यूज होता है। स्टैटिक मतलब होता है जो रुका हुआ चार्ज है, जो मोशन में ना हो। कोलम्बस लॉ एप्लीकेबल है डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻50 मीटर। उसके बाहर है कि एटम के अंदर फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एटम के बाहर की बात करें, विद इन द एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां की बात नहीं कर सकते। 10⁻50 मीटर के बाहर ही है होता है। उसके 10⁻60 मीटर 10⁻70 मीटर के जगहों पे कोलम्बस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स कुछ एक्सर्ट कर रहे हैं, चाहे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, तो अगर थर्ड चार्ज भी आएगा उसकी वजह से इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स लग रहा है वो सेम लगेगा, वो चेंज नहीं होगा थर्ड चार्ज आने की वजह से। यानी कि Q1 से Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा वो सेम रहेगा, चाहे थर्ड चार्ज आए फोर्थ चार्ज आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंडामेंटल फोर्सेस को देखेंगे। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है, ये क्या है, सबसे ताकतवर फोर्स, सबसे ग्रेटर फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो उसके बाद ताकतवर है। उसके बाद है वीक फोर्स, उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। एक का नाम है 3 माइक्रो कूलम, प्लस चार्ज है 3 माइक्रो कूलम है। दूसरा है 8 माइक्रो कूलम। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, किस फोर्स की वजह से, 40 न्यूटन। यानी कि 3 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम के दरमियान कितना फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन। अगर हम इन फोर्सेस को -5 माइक्रो कूलम ऐड करेंगे इन चार्जेस को, हमारे पास दो चार्ज है, एक 3 माइक्रो कूलम है, दूसरा 8 माइक्रो कूलम है। इनके दरमियान जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 40 न्यूटन। अगर हम -5 माइक्रो कूलम ऐड करेंगे इन चार्जेस को, मान लो 3 माइक्रो कूलम को -5 माइक्रो कूलम ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -2 माइक्रो कूलम। और इसी तरह +8 माइक्रो कूलम को -5 माइक्रो कूलम ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, +3 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास नए जो दो चार्जेस आएंगे, एक -2 माइक्रो कूलम आएगा, दूसरा +3 माइक्रो कूलम आएगा। अब हमें बताना है कि इसके दरमियान कितना फोर्स लगेगा। -10 न्यूटन लगेगा, +10 न्यूटन लगेगा, +20 न्यूटन लगेगा, -20 न्यूटन लगेगा। करेक्ट आंसर है -10 न्यूटन। कैसे, इसको हम देखेंगे। हमें पता है कोलम्बस लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स होता है दो चार्जेस के दरमियान, उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई बाय के, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमें अभी के ये पता नहीं स्पेस में है, कहाँ पे है, धरती पे है या किसी मीडियम में है, हमें ये पता नहीं चार्जेस तो कहाँ पे है। हम के को के की जगह पे रखेंगे, Q1 Q2 का वैल्यू डालेंगे। Q1 कितना था हमारे पास, +3 माइक्रो कूलम, और Q2 कितना है, 8 माइक्रो कूलम। तो इन दोनों को जब कितना फोर्स लगता है, डिस्टेंस भी हमें पता नहीं कितना है इनके दरमियान, तो हमारे पास आता है 24 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 कितना हुआ, 10⁻⁻12 कूलम इंटू कूलम कितना हुआ, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आया। अब हम जो पुराने गिवन फोर्सेस है उनको -5 माइक्रो कूलम से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नए चार्जेस आएंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, -2 माइक्रो कूलम और +3 माइक्रो कूलम आएगा। तो अब हम इसके दरमियान फोर्स निकालेंगे, जिसको हम F' से डिनोट करेंगे। वो बन जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इन दोनों के दरमियान जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब हमारे पास एक F आया था इससे पहले, अब ये F' आया,
क्योंकि हमने जो चार्जेस को -5 माइक्रो कूलम एड ऑन करके निकाला है कि कितने चार्ज है। एक -2 माइक्रो कूलम आया था, दूसरा +3, क्योंकि हमारे पास था 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम को हमने -5 से एड ऑन किया तो हमारे पास -2 आया। इसी तरह 8 माइक्रो कूलम था जिसको -5 से हमारे पास +3 माइक्रो कूलम आया। फिर इनके दरमियान हमने फोर्स देखा तो वो आया -k 6 × 10⁻⁻⁶ और -6 और -12 कॉलम इंटू कॉलम स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं f' की वजह से, तो वो कितना आता है -1/4। k और k कैंसिल हुआ, 6 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कैंसिल, r² कैंसिल, c² कैंसिल, 6/24 कितना 6 1 6 6 4 24, दैट्स -1/4। अब हमारे पास ये ऐसा आएगा क्योंकि हमें f का वैल्यू गिवन है, जो पहले ही दो उनके दरमियान फोर्स लग रहा 40 न्यूटन, तो f' हमें पता नहीं, तो f' हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके -10 न्यूटन आएगा, जो करेक्ट आंसर था। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हमारे पास दो स्मॉल बॉल्स है जिनका इक्वल पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये सस्पेंड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ। दो बॉल्स है जिनका चार्ज है Q, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों अटैच है किसके साथ, स्ट्रिंग की वजह से, और इस स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है L मीटर, हुक से उस बॉल तक। जैसे हम इस यहाँ पर हमने इनके जो आंसर्स देखे वो 180 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है। हम इसके डायग्राम देखेंगे पहले। ऐसे हमारे पास दो चार्ज स्फीयर्स, दो बॉल्स है जो जिनका चार्ज है +Q, और इनकी डिस्टेंस है L टू हुक, और दूसरी तरफ भी L टू हुक है। अगर हम इस इक्विपमेंट को, इस चीज को पूरे को स्पेस में ले जाएंगे तो हमें जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, हमें जो फोर्स है वो कितना मिलेगा और एंगल कितना मिलेगा इन +Q और +Q के दरमियान। क्योंकि स्पेस में ये चार्ज एक दूसरे को ये रिपल्सिव है, तो एक दूसरे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। तो ये जो थ्रेड है, यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो ये थ्रेड क्या होगी, स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पर जो +Q और +Q बनाएंगे एंगल 180 डिग्री। और अब हम इसका जो हमें पता है कोलम्बस लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। अब हमें पता है Q1 Q2 किसके बराबर है, +Q के बराबर। हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा Q² Q1 × Q2, और R कितना है 2L, और 2L ऊपर वाले इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F = K Q²/2L²। और जो एंगल है इन दोनों के दरमियान कितना होगा स्पेस में, 180 डिग्री, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं, कोई हवा नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, तो वहां पर वैक्यूम है, तो वहां पर खाली एक ही फोर्स लगाएगा +Q के दरमियान। और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब सबसे लीस्ट फोर्स कब लगेगा, जब ये 180 डिग्री में है। तो ये दोनों कोशिश करेंगे +Q को धक्का मारेगा, +Q वहां से +Q, तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसलिए वहां पर जो एंगल बन जाएगा वो 180 डिग्री बन जाएगा, और फोर्स लगेगा F = K Q2/2I²। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया आपको, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर स्टूडेंट्स। Thanks again for watching this lecture.